आप आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। जंग की क्या है वजह? क्या यह महज दो या दुनिया की आर्थिक साधने की ख्वाहिश के चलते जंग का अड्डा बन चुका है? राजनीतिक और आर्थिक तौर सूडान को लेकर दुनिया भर जुड़ा हुआ है। इन सवालों का जवाब यही है कि सूडान के ताकतवर मुल्कों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का केंद्र है। अमेरिका, चीन सहित कई देशों की नजर इसके प्राकृतिक संसाधन इन्हीं हितों की वजह से मैदान में तब्दील हो चुका है। सूडान में वर्चस्व की असलियत क्या है, आइए जानते हैं। नेशनल रिसोर्स संपन्न सूडान में चुभ रहा, जनरलों को भिड़ाने की, वर्चस्व की लड़ाई की आग, खूनी जंग के बीच मरने वालों की बढ़ रही भारत का ऑपरेशन कावेरी भारतीयों की वतन वापसी जारी। सूडान में जबरदस्त गए जो चल रहा है बिटवीन दिस आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी वहां हैं किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यूक्रेन से भारतीयों को निकाला और बाकी जगह से निकाला। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहां जहां इस माफी का हिंदुस्तानी इन्वॉल्व है, चाहे वो सीरिया में थे, चाहे इराक में थे, चाहे लिबिया में थे, या अभी यूक्रेन में थे, अभी सूडान में, सब जगह से जब से ये सरकार आई है हिंदुस्तानियों को जब भी इस माफी की मुसीबत होती है वहां से निकाला जा रहा है। अमेरिका, रूस और चीन के लिए सूडान की आर्थिक बदहाली उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सूडान में तख्ता पलट से लेकर दो जनरलों के बीच छिड़ी जंग के पीछे भी इन्हीं ताकतों का हाथ माना जा रहा है। फौज और अर्धसैनिक बलों के बीच लंबे समय के बावजूद, लड़ाई को रोकने के बावजूद बातचीत के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं खुला है, वो इस बात की पुष्टि करता है। अल्पकालिक युद्ध विराम की घोषणा के बीच यहां पर गोलीबारी और बमबारी की जाती है। मरने वाले और घायलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सूडान में खूनी जंग जारी। सूडान में खूनी जंग महज वहां पर दो जनरलों के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई है। क्या अमेरिका, रूस और दूसरे देश का आर्थिक हित उसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या सूडान में तख्ता पलटने के बाद की कीमत सेना और अर्धसैनिक बलों को चुकाना पड़ रहा है? या यूरोपीय देश अपने हितों के लिए यहां के सुरक्षा बलों को आमने सामने ला दिया है? ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष विराम के बावजूद लड़ाई थम ही नहीं रही है। सूडान में अस्थायी युद्ध विराम लागू है, लेकिन खार्तुम में सड़कों पर लड़ाई और विस्फोट की खबरें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी तक की लड़ाई में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूडान की फौज के जो चीफ हैं वो है अल बुरहान, और रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो चीफ हैं वो है हमदन दोगालो, और इन दोनों की जो बीच की जो राइवलरी है, दुश्मनी है, उसको एक्सप्लॉइट करके इस युद्ध में अब तक 500 से ज़्यादा सूडान की जानें जा चुकी हैं, और 16,000 से ज़्यादा अमेरिकन, ब्रिटिश, भारतीय और चाइनीज़ जो वहाँ पे अटके हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, उनकी जान भी अब खतरे में है। आर्थिक तौर पर सूडान बदहाल है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न मुल्क है। कृषि से लेकर एनर्जी, तेल कुओं से लेकर सोने की खदान, सब कुछ यहां मौजूद है। इसके साथ ही इसकी भौगोलिक सीमाएं भी कई तरह के सामरिक इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी हैं।
अलग अलग देश अपने इन्हीं हितों को साधने के लिए अरबों रुपए निवेश कर रहे हैं। ताकतवर देशों के लिए मानो सूडान की बदहाल हालत किसी बड़े मौके से कम नहीं है। दुनिया की दिलचस्पी क्यों? सूडान आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अशांत देशों में से एक है, जहां पर सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सूडान प्राकृतिक संसाधन के मामले में संपन्न राष्ट्र है। उपजाऊ जमीन और सिंचाई की सुविधा से यहाँ के कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ तेल से संपन्न होने की वजह से हर देश यहाँ पर निवेश कर अपनी मौजूदगी और अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सूडान में $5 अरब निवेश कर चुका है। सूडान में जब सामाजिक राजनीतिक हलचल होती है तो अमेरिका मानवीय सेवाओं के जरिए भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। सूडान में रूस का भी अपना हित है। रूस लाल सागर में सैनिक अड्डा बनाने की फिराक में है। इसके लिए बाकायदा फौजी शासक के साथ रूस करार भी करने वाला था। इस करार के तहत रूस को लाल सागर में सैनिक अड्डा बनाने की छूट मिल जाती। बदले में रूस सूडान को तमाम तरह के हथियारों और सैन्य उपकरणों को मुहैया कराता। लेकिन बात बिगड़ गई और बाद में वैगनर समूह ने अपना पाला बदल लिया। सूडान में जनरलों की जंग शुरू होने से पहले मिस्र की सेना ने सूडानी सेना के साथ अभ्यास करके अपने इरादे का संकेत दे दिया था। अभी तक की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो इस बात का इशारा है कि सूडान असल में जनरलों की जिद नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों के हितों को साधने के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने की लड़ाई है। सूडान की जो फौज है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक रैपिड सपोर्ट फोर्स और एक सूडानी आर्मी। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक एग्रीमेंट था कि अगले साल तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया जाएगा और सूडान की जो फौज है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स को अपनी फौज में इंटीग्रेट कर लेगी। अमेरिका और रूस के साथ ही चीन बड़ी रकम सूडान में इन्वेस्ट कर रहा है। इनमें से करोड़ों डॉलर कर्ज के रूप में सूडान को दिया भी जा चुका है। चीन की विस्तारवादी नीति को सफल बनाने की यह सबसे कारगर रणनीति रही है। आर्थिक तौर पर किसी भी देश को कंगाल बनाकर उसके संसाधनों पर कब्जा करना चीन की पुरानी आदत रही है और सूडान को कर्ज में डुबाने का भी उसका यही प्लान है। कर्ज देकर किसी भी देश में घुसपैठ करने की चीन की नीति पुरानी रही है। दरअसल चीन सूडान में मौजूद ऊर्जा के स्रोतों पर अपना कब्जा चाहता है और इसके लिए वो लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। वो अपना पूरा जाल बिछा चुका है। चीन अब तक सूडान में 600 करोड़ के करीब खर्च कर चुका है। इसमें से अब तक $14.3 करोड़ कर्ज के रूप में बांटा है। सूडान में खूनी जंग में दो जनरलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से इनकार नहीं किया जा सकता। फौज अर्धसैनिक बल को अपने अधीन करना चाहती है और यह बात अर्धसैनिक बल को मंजूर नहीं है। दोनों के बीच इसी आपसी मतभेद को हवा दी गई और सूडान में धमाके शुरू हो गए। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि फौज और अर्धसैनिक बल ना तो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं और ना ही युद्ध विराम के लिए राजी हैं। वर्चस्व की लड़ाई से नहीं इनकार। 2021 के तख्ता पलट के बाद से ही फौज देश के कुलीन वर्ग के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में दिखाने की कोशिश कर रही है। सेना और अर्धसैनिक बलों को लेकर उसी वक्त तकरार शुरू हो गई जब सेना ने रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में विलय की अपनी मंशा जाहिर की। झगड़ा इस बात को लेकर है कि अगर आरएसएफ का सेना में विलय होता है तो उसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी। निश्चित तौर पर इसकी कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में ही होगी, जो एक तरह से फिलहाल देश के राष्ट्रपति हैं। इस बात को आरएसएफ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और नतीजा ये कि आज सूडान खूनी जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। रैपिड सपोर्ट फोर्स की संख्या 1 लाख के करीब है और इसके विलय से फौज की ताकत बढ़ जाएगी। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स एक बराबर की हिस्सेदारी पर राजी नहीं है। तख्ता पलट के दौरान इसी शर्त पर दोनों के बीच सहमति बनी थी,
लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों सूडान पर अपना दावा ठोक रहे हैं। फौज में अर्धसैनिक बल के विलय का मुद्दा मानो कोसों पीछे छूट गया हो। जंग के जारी रहने के साथ ही एक तरफ फौज आरएसएफ को भंग करने तक युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएफ फौज के आखिरी किले में घुसने तक अपने मुहिम से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए समझौते की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। समझौते की गुंजाइश नहीं। फौज और अर्धसैनिक बलों के बीच झगड़ा कोई नई बात नहीं है, मगर इस बार मामला दुनिया भर के देशों के आर्थिक मुद्दों से जुड़ा है। दोनों को अलग अलग राष्ट्रों का समर्थन मिल रहा है और इसीलिए लंबे वक्त तक इस लड़ाई का हल निकलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आरएसएफ और सेना अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की जिद पर अड़ी है। आरएसएफ सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा करने से पहले लड़ाई रोकने के लिए राजी नहीं है, तो सेना बातचीत की किसी भी संभावना से ये कहकर इनकार कर चुकी है कि अर्धसैनिक बल के भंग होने तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब साफ है कि ये जंग हफ्ते, 2 हफ्ते या महीनों में खत्म नहीं होने वाला है। रैपिड सपोर्ट फोर्स फौज के लिए हमेशा से आंखों की किरकिरी बनकर रही है। उसकी ताकत को देखते हुए ही फौज ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए उसकी मदद ली, मगर सत्ता पर काबिज होने के बाद फौज को यह लगने लगा कि देर सवेर आरएसएफ सत्ता पर दावा ठोक सकती है। इस बीच देश के सोने की खदानों पर कब्जा करके आरएसएफ ने फौज की शंका को यकीन में तब्दील कर दिया और इसीलिए फौज इनको अपने अधीन करने में जुट गई। जंग की असल वजह इसी को माना जा रहा है। आरएसएफ से दिक्कत क्यों? 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन हुआ था। जंजावीद विद्रोही संगठन के तौर पर इसका गठन हुआ और इसने सैन्य बलों के बराबर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। क्रूरता की सारी हदों को पार करने के लिए आरएसएफ जाना जाता है और इसके ताकतवर होने में इसका यहाँ के सोने की खानों पर कब्जा माना जाता है। इस बात को फौज पचा नहीं पा रही है, वो इसलिए भी कि आरएसएफ उस धन का अपने तरीके से उपयोग कर रहा है और दुनिया के कुछ देशों का उसे इस मामले में समर्थन भी हासिल है। सूडान की हालत लगातार बिगड़ रही है। बम और धमाकों के बीच यहां पर हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार अपनी कमर कस चुकी है। ऑपरेशन कावेरी का आगाज इसी के तहत किया गया और पिछले कुछ ही दिनों में वहां से 2000 के करीब भारतीय नागरिकों की वतन वापसी भी हो चुकी है। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर भारत सरकार युद्ध स्तर पर अपने मजबूत इरादों का परिचय दे रही है। वतन वापस आ रहे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारतीयों की वतन वापसी। साथियों, सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं ताकि ऑपरेशन कावेरी बहुत तेज गति से हम सफलतापूर्वक पूर्ण करें। 2 जनरलों के आमने सामने आ जाने से सूडान की दशा लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर दूसरी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जैसे तैसे लोग वहां पर अपनी जान बचा रहे हैं। वहां पर रहने वाले अपने अपने नागरिकों की वतन वापसी की कोशिशों में देश जुटे हैं। इधर आपने देखा सूडान में जो इस समय संघर्ष चल रहा है, प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति है। सिविल वार सेना में और वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस में। अब यहां से हमारे यहां सुना कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, उन्होंने कहा मोदी जी अब सूडान से हमारे इंडियंस को क्यों नहीं लाते?
मेरे भाइयों, जद्दा से हमारे इंडियन सब उड़ान भर चुके हैं। सूडान से हमारी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, वो भारत के लिए आ रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। यह है हमारी गवर्नमेंट। इसलिए हमारी गवर्नमेंट कोई कमजोर गवर्नमेंट नहीं है, ताकतवर गवर्नमेंट है। भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। भारत माता का कभी मस्तक हम झुकने नहीं देंगे। हजारों की संख्या में रहने वाले भारतीयों की वापसी शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत 229 भारतीय नागरिकों का एक दल बेंगलुरु पहुंचा था। इससे एक दिन पहले सूडान से 363 लोग दिल्ली पहुंचे थे। दो समूहों में 750 से ज्यादा लोग भारत पहुंच चुके हैं। 360 लोगों को वाणिज्यिक विमान से दिल्ली लाया गया था। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 246 नागरिकों को मुंबई लाया गया था। सूडान से अब तक 1954 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। हैदर अब्बास हमारा नाम है, हम लखनऊ के आएंगे। हम लोग के लिए बहुत अच्छा मोदी सरकार ने करा, जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके, और जो फंसे हुए यही दुआ करेंगे कि वो सब भी सही सलामत अपने घर वालों से मिले। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का, और ख़ास करके हमारी इंडियन आर्मी जो हमको वहाँ से बोर्ड सूडान से वहाँ लेके आई सऊदी अरब, और वहाँ से फिर यहाँ हमको लेके आए। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सूडान में सुरक्षित वतन वापसी के प्रयासों में सफलता अर्जित की है। बचे हुए नागरिकों को भी जल्द निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। भारत सूडान के विकास का हिमायती है और वहां पर कई सारे विकास कार्यों को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात सूडान के विकास के लिए एक बड़ा झटका है। भारत सूडान की हमेशा से सामरिक सहायता मुहैया कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है, लेकिन जब तक वहां पर हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक विकास की बात करना बेमानी साबित होगा। सूडान के विकास को झटका। भारत सूडान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मगर मौजूदा सूरत हाल ने कई वर्षों से जारी भारत की कोशिशों के साथ सूडान के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। सूडान को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भारत पिछले कुछ दशकों में करीब 300 करोड़ से अधिक का अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर चुका है। देश की दर्जनों कंपनियां सूडान में बिजनेस के मौके तलाश रही है। तेल और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वहीं कुछ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सूडान को समृद्ध बनाने में भारत स्वास्थ्य, फार्मा सहित सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से काम कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो सूडान में जारी जंग न सिर्फ वहां पर निवेश पर बुरा असर डालेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबारी गतिविधियों पर भी विराम लगाने वाला साबित होगा। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने IANS विराट की मदद से 100 मीट्रिक टन खाद्यान्न पदार्थ को सूडान पहुंचाया था। भारत सूडान को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूत बनाने का हिमायती है। सूडान और भारत के बीच में फ्रेंडली रिश्ते कई सालों से हैं, इनफैक्ट 1950 से हैं, और इसलिए सूडान की इस अंदरूनी लड़ाई में पीस कीपिंग का जो रोल है वो एक बहुत अहम हिस्सा भारत इसके ऊपर निभा सकता है। इसका रीज़न ये भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र का 2005 में पीस कीपिंग मिशन सूडान में एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट था वो भारत का ही था, और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ वहाँ पे जो लड़ाइयों के दौरान पीस कीपिंग रोल प्ले किया गया, वो सबसे अच्छा और सबसे अप्रिशिएटेड रोल हमेशा भारतीय फौज का ही था। इसलिए भारत अपने डिप्लोमेटिक और अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के थ्रू एक अहम हिस्सा निभा सकता है, ताकि ये सूडान के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सूडान में फौज ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया, लोगों को यह आश्वस्त किया कि आने वाले वक्त में लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, हालत को सुधारकर लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र की बहाली तो दूर की बात, उनकी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया गया है। बम और धमाकों के बीच लोगों के लिए अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। नागरिकों में बढ़ रही निराशा।
सूडान कई वर्षों से अशांत रहा है। ये कई बार गृह युद्ध की चपेट में आ चुका है। लगातार जंग के मैदान में तब्दील होने वाला सूडान बार बार अपने ही नागरिकों को शरणार्थी बनाकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर करता आया है। राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के बीच यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और वहाँ के लोग भुखमरी और बेरोजगारी के दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में मौजूदा जंग ने इनकी हालत को बद से बदतर बना दिया है। नागरिक जरूरतों के सामानों का अकाल पड़ गया है। लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो ये रिपोर्ट्स आपने देखी, ये तस्वीरें भयावह हैं। सूडान को तबाह होने से बचाना होगा। दोनों जर्नलों को एक जगह पर लाकर उनमें बातचीत के जरिए समझौते के लिए राजी करवाना होगा। इसके लिए दुनिया भर के देशों को प्रयास करने होंगे। जंग को रोके बगैर ना तो सूडान को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है और ना ही वहां के प्राकृतिक संसाधनों को। सूडान आबाद रहेगा तभी उसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल दुनिया के हित में हो सकेगा। दुनिया की दखल जरूरी। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न सूडान बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सूडान के साथ ही दुनिया के लिए चिंता की बात है। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि सूडान को गृह युद्ध से होने वाले नुकसान से बचाया जाना चाहिए। युद्ध न सिर्फ मानवीय संहार का कारण बनता है, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही नुकसान होता है। मानवीय त्रासदी को बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने के प्रयास होने चाहिए। इस दिशा में कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित भारत ने भी इस संकट का हल निकालने के लिए संघर्ष विराम लागू करने और बातचीत करने की अपील की है। मगर इस मामले में सूडान के जनरलों का रवैया पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में ये लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी और कितने लोगों की जान जाएगी और कितना प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा, इसका फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल ही है। सूडान जल रहा है, वहां के नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं और यह बात हर कोई समझ चुका है कि ताकतवर देशों के समर्थन के बगैर दो जनरलों के बीच की लड़ाई लंबी नहीं चल सकती। दोनों पक्षों को अलग अलग राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है और अब यह ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसे रोकने की दिशा में प्रयास किए जाएं। सूडान में वर्चस्व की आग जो जल रही है वो जल्द बुझना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।